वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है धीरेन्द्र सर ऑफिशियल में। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एग्ज़ाम सीरीज़। एग्ज़ाम बोर्ड्स को लेकर स्पेशल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ आने वाली है। लगातार हर चैप्टर्स क्यों कहें, पूरा सब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको देंगे और सफिशिएंट होंगे वो आपके लिए हर बार की तरह। तो आज शुरुआत हो रही है क्लास 12th हिंदी के साथ महत्वपूर्ण प्रश्न प्लस रणनीति। यहाँ पर हम रणनीति की भी चर्चा करेंगे और रणनीति किस प्रकार से रखनी है, किस प्रकार से हम लोगों को स्टार्ट करना है, स्ट्रेटेजी कैसी रखी जाए हिंदी के लिए। क्योंकि देखिए बहुत से बच्चों ने क्या होता है कि हिंदी को मतलब सोचते हैं कि हम लोग लास्ट में कवर कर लेंगे, तो पॉसिबिलिटी फिर लास्ट में समझ नहीं आता कि अब करें क्या, क्योंकि बहुत सारा मटेरियल होता है। मटेरियल तो बाकी में काफ़ी ज़्यादा है ना, पर हम लोग उसके तरीके से सॉल्व करेंगे तो वो हम बता देंगे कि कितनी जल्दी आप लोग कवर कर सकते हैं किसी भी सिलेबस को कम टाइम में। तो मैंने उसी तरीके से इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिज़ाइन किया है कि जैसे आप लोग तैयारी का स्ट्रेटजी भी इसी रूप में अपना लें। तो एक एक करके बताते चलेंगे क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, तो सुनते रहिएगा, समझते रहिएगा। तो सबसे पहला काम करना है, आपको कवि परिचय पढ़ लेना है। कवि परिचय, तो कवि परिचय क्या है ना, 4 मार्क्स में आ रहा है। ठीक है, ये आपको मे बी 4 में नहीं 3 में मिल जाएगा, क्योंकि 4 में वो ज़्यादातर आपको व्याख्या ही देगा। ठीक है, तो ये हम मान के चलते हैं कि ये 4 या 3 में ये आएगा। ठीक है, ये 4 में तो पक्का यही आने वाला है। तो आगे बढ़ते हुए पहले हम आपको ये बता देते हैं कि परिचय किन किन के पढ़ने हैं। हरिवंश राय बच्चन का पढ़ना है, कुंवर नारायण का पढ़ना है, निराला जी का पढ़ना है। आपको इन तीनों में से एक पक्का मिल जाएगा। और कवि परिचय में लिखना क्या होता है, देखिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ वो हमसे क्या क्या पूछता है, तो ये ही पढ़ लेना है। ठीक है, रचनाएं सबसे पहले कवि परिचय में आपको रचना याद करनी है, फिर भावपक्ष, फिर कलापक्ष और फिर साहित्य में स्थान, ये आपको कर लेना है। और अगर आप लोग बोलेंगे, डिमांड करेंगे, तो मैं क्लास के माध्यम से भी इसे समझा दूंगा बहुत ईजिली तरीके से कि आपको रटना ही नहीं पड़ेगा। एक बार बस आपने सुन लिया, आपको किसी की भी कवि परिचय पूछ लेगा तो आप खुद लिख पाओगे। रचनाओं के लिए भी टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। भावपक्ष, कलापक्ष और साहित्य में स्थान के लिए तो मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट क्विक तरीके से याद करने का तरीका बता दूँगा। ठीक है, तो आप कमेंट करके बता देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, तो ये तो 3 कवि परिचय कर लेने हैं। ठीक है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहले यही पढ़ना है आपको क्लास में। जैसे मान लो चलो ये कि जब भी आप हिंदी का स्टार्टिंग कर रहे हैं, जब भी आप पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि हमें कवि परिचय पूरा पढ़ना है सबसे पहले, क्योंकि आपको पता है कि जहाँ मार्किंग ज़्यादा है वही पहले कवर किया जाए। फिर दूसरे नंबर पर करना है हमें लेखक परिचय। ठीक है, क्या होता है ना, हमारे हिंदी में 2 पार्ट्स है ना, एक पद्य खंड है और एक गद्य खंड है। इन दोनों भागों में से हमें पढ़ना होता है। ठीक है, तो पद्य खंड से क्या होता है, कवि परिचय रहता है ना, और गद्य खंड से क्या रहता है, लेखक परिचय रहता है। दोनों आते हैं 3-3 नंबर में। तो अगला हमें लेखक परिचय देखना है। तो लेखक परिचय को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें हमें 3 फिर यहाँ भी दिए हम लोगों ने। पहला धर्मवीर भारती, दूसरा फणीश्वर नाथ रेणु, तीसरा जैनेन्द्र कुमार। इन तीनों में से कोई आपको एक आराम से बोर्ड्स में मिल जाएगा। ठीक, तो ये हो गया अपना लेखक परिचय। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर कर लेनी है व्याख्याएं। तो देखिए पद्य की व्याख्या और गद्य की व्याख्या दोनों तरफ से आएंगी। गद्य की व्याख्या बिल्कुल सरल होती है, अनसीन पैसेज की तरह बनकर आएगी। उसी में से आपको संकेत, संदर्भ, प्रसंग व्याख्या करनी होगी। ठीक है, वो बहुत सरल होती है, बहुत ईजी रहती है। लेकिन सबसे टफ जो व्याख्या लगती है वो कौन सी लगती है, वो हमको पद्य खंड की लगती है, तो वो हमें पढ़ लेनी है। तो उसके लिए मैंने देखो दोनों तरीके से बताया। जैसे कुछ बच्चे रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं तो वो पूरा पढ़ ले, जैसे अध्याय 1 है, 6 है, 7 है और 10, इनमें जितना कुछ भी मटेरियल दिया है पूरा पढ़ लो अगर आप रिस्क नहीं लेना चाह रहे हो तो। ये महत्वपूर्ण अध्याय हो गए। और कुछ रिस्क लेना चाह रहे हैं कि नहीं, हम कुछ व्याख्याओं पर रिस्क लेकर जाना चाहते हैं, तो वो ये व्याख्या कर लें। 5-6 व्याख्या यहाँ दी हुई हैं, तो ये कर लें। जैसे मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, ये पहले चैप्टर से है, पहली व्याख्या है। फिर ये पहले चैप्टर के दूसरे खंड में है। ठीक है, मुझसे मिलने कौन विकल में हूँ, किसके हित चंचल। ठीक है, ये भी याद कर लेना। दिन जल्दी जल्दी ढलता है में से ये दी गई है। फिर प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसा, है ना, ये पढ़ लेना है। फिर अट्टालिका नहीं अरे आतंक भवन, ये निराला जी के पाठ से है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के पाठ से है।
फिर ये उमाशंकर जोशी के लास्ट वाला जो चैप्टर 10वां उसमें से है, छोटा मेरा खेत चौकोना कागज़ के जैसा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये व्याख्या कर लेनी है। इनमें से आपको व्याख्या भरसक प्रयास करे गए हैं कि मिल ही जाएगी, पक्का कोशिश है मिलेगा आपको। लेकिन अगर रिस्क नहीं ले रहा तो ये चैप्टर्स को पढ़ लें पूरा। ठीक है, बाकी इनमें से भी मिलने के चांसेस बहुत हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक करेक्शन करना है कि क्वेश्चन आंसर पर अभी नहीं आना है। यहाँ लिखे ज़रूर हैं बट क्वेश्चन आंसर पर अभी नहीं आना है, क्योंकि मैंने यहाँ लिख तो दिए हैं पर मैं बता देता हूँ कि तीसरा स्टेप आपको क्वेश्चन आंसर पर नहीं आना है। एक क्वेश्चन आएगा अधिक से अधिक। पिछले विगत वर्ष क्या हुआ था कि उन्होंने साहित्य से कोई क्वेश्चन नहीं दिया था, कि पद्य साहित्य और गद्य साहित्य से कोई क्वेश्चन नहीं दिए, तो 2 क्वेश्चन आ गए थे। अब इस वर्ष साहित्य से एक क्वेश्चन जरूर आ जाएगा, तो पर बचा कितना, एक क्वेश्चन ही आने वाला है ब्लूप्रिंट के हिसाब से। तो ठीक है, जो मैंने ब्लूप्रिंट आपको कभी ब्लूप्रिंट भी समझा दूंगा, पर लेकिन अभी समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बताते चल रहा हूँ कि कितना क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। एक ही आने के चांसेस हैं, अधिक से अधिक होगा तो 2 आएंगे, और वो भी 2 नंबर के आएंगे। तो उनके लिए अपन को इतनी मशक्क़त अभी करनी नहीं है। फिर भी मैंने वहाँ चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर यहाँ लिख के दिए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ये दे दिया, शीतलवाणी में आग होने का क्या अभिप्राय है, चैप्टर फर्स्ट। भादव बीत जाने के बाद प्रकृति में क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं। कविता और बच्चे में समानता रखने के क्या कारण हो सकते हैं। शोकग्रस्त माहौल में हनुमान जी के आने पर किस प्रकार से करुण रस वीर रस में बदल जाता है। जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं। छोटे चौकोने खेत को कागज का पन्ना क्यों कहने में क्या अर्थ निहित है। ये सारी बातें यहाँ हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ये आपके आगे आ जाते हैं, है ना। ये थोड़ा सा गलत लिख गया है यहाँ पे, ये गद्य खंड के हैं, तो यहाँ पद्य खंड लिख गया है, ये गद्य खंड के हैं। ठीक है, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, है ना। बाजारूपन से क्या तात्पर्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अच्छा है। भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न की सुविधा से सुलझा लेने का बता देने का कारण बताइए। इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को जीजी ने किस तरह सही ठहराया, ये भी बहुत अच्छा है। तो सारे अच्छे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ज़्यादा नहीं है, 5-5 6-6 क्वेश्चन है, तो आप कर सकते हो। ऐसा नहीं कहना कि सर ने पहले नहीं बोला, तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या है, दूसरी किताब है वितान। हमारे पास दूसरी किताब है वितान। वितान में 3 चैप्टर हैं। वितान में कुल 3 चैप्टर हैं, ध्यान रखना, सुनना। और 3 चैप्टरों में से आने वाला है आपका 7 अंक का। कितने अंक का, 7 अंक का। और उस 7 अंक में से क्या है बेटा, 5 ओटी हैं और 2 नंबर का एक प्रश्न है। तो देखिए 5 ओटी हैं, ओटी बहुत ज़्यादा वेटेज है। इस बार आपको मैं बताऊं कि हिंदी के लिए या कोई भी विषय है जो एमपी बोर्ड से जुड़े हुए लोग हैं, तो आप ध्यान रखना कि इस बार ओटी का वेटेज बहुत ज़्यादा है। 32 मार्क्स का ओटी आ रहा है, तो मतलब इसीलिए आपको ओटियों पर फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा। और कहो तो मैं ओटियों के लिए भी मैं आपको एक सीरीज़ चला दूंगा, मैं आपको ओटी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, आपको पूरी ओटी बता दी जाएगी। ठीक, तो फिर वितान में से एक क्वेश्चन आ रहा है 2 नंबर का, तो मैंने कहा कि ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हैं, जो मैंने यहाँ लिख दिए हैं, ये वितान के क्वेश्चन हो गए। ठीक है, फिर आपकी एक तीसरी बुक है अभिव्यक्ति और माध्यम। यहाँ से भी सेम है कि यहाँ भी 7 नंबर का आ रहा है, यहाँ भी 5 ओटी हैं और 2 का एक प्रश्न है, 2 का एक प्रश्न है। तो यहाँ भी वही कंडीशन है, तो मैंने यहाँ भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिए हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन दे दिए हैं, और अच्छे से पढ़ लेना इनको, आपको किसी भी रेफरेंस में मिल जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ कोई रेफरेंस बताने नहीं आया हूँ, बट कोई भी आप रेफरेंस लेंगे ना तो आपको मिल जाएगा। मार्केट में एग्ज़ाम के टाइम पे काफ़ी रेफरेंसेस आ जाते हैं। ठीक है, आगे पत्र, हाँ इसे अच्छे से कर लेना है, क्योंकि ये फिक्स होते हैं बेटा। 4 नंबर में पक्का एक पत्र आने वाला है, तो आपका पत्र आ जाएगा लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाने वाला, है ना, मोहल्ले की साफ़ सफाई को लेकर, है ना, अंक सूची की दूसरी प्रति मंगाने के लिए, अपने मित्र को बधाई देने के लिए। देखो पत्र का क्या करना है, सीधे सीधे फॉर्मेट याद कर लो। पत्र का अगर आपको फॉर्मेट अच्छे से आता है कि किस तरीके से लिखा जाता है, तो अगर आपने फॉर्मेट अच्छे से कर लिया ना तो फिर सीधे नंबर वहीं मिल जाते हैं। लैंग्वेज तो हर एक की थोड़ी बहुत कॉमन है, जैसे लाउड स्पीकर प्रतिबंध लगाना है तो वहाँ लाउड स्पीकर के बारे में बोलना है, यहाँ मोहल्ले की साफ़ सफाई के बारे में बोलना है, तरीका एक ही रखना है। ठीक है, औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों के माध्यम से, ये मैं आपको बता दूंगा लास्ट में। ठीक है, जब सीरीज स्टार्ट होगी पूरी तो बता दिया जाएगा। तो आपको 4 पत्र कर लेने हैं। फॉर्मेट देखो सबसे पहले, फिर अपने आप याद हो जाएगा। फिर है निबंध, इस बार निबंध है, पिछली बार अनुच्छेद लेखन था, इस बार निबंध है। कोरोना महामारी को लेकर, विज्ञान के बढ़ते चरण,
विज्ञान को लेकर कोई भी आए तो यही लिखना है, विज्ञान के चमत्कार, विज्ञान के बढ़ते चरण, जलीय जीवन है, भारतीय समाज में नारी का स्थान, बेरोजगारी की समस्या, इन पर हमें निबंध याद करना है। देखो निबंध भी इस बार क्या है अपना 4 नंबर में आ रहा है, तो ज़्यादा बड़ा निबंध भी नहीं लिखना है। रूपरेखा सहित आ रहा है, तो याद रखना रूपरेखा भी ज़रूर याद कर लेना, रूपरेखा सहित आ रहा है, ठीक है। फिर भाषा बोध, यहाँ पर 5-5 शब्द याद कर लेने, क्षेत्रीय शब्द और तकनीकी शब्द 5-5, जैसे क्षेत्र में बोले जाने वाले 5 शब्द और तकनीकी टेक्नोलॉजी वाले 5 शब्द याद कर लेने हैं, ठीक है। फिर इस बार इसमें पक्का क्वेश्चन है, एक राजभाषा और राष्ट्रभाषा से पक्का आएगा। आप दोनों को पूरे से पढ़ लेना, राजभाषा किसे कहते हैं, उसकी विशेषता क्या है, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, उसकी विशेषता क्या है, और अंतर भी पढ़ लेना दोनों में। अगर विशेषता पढ़ लोगे तो वही अंतर भी बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन एक बार इसमें आने के पक्के चांसेस है 3 नंबर में, ठीक है। आगे भाव पल्लवन, भाव पल्लवन आने की चांसेस भी हैं। भाव पल्लवन होता क्या कि जैसे मान चलिए कोई एक टॉपिक दे दिया, ये लिखा है कि साहित्य समाज का दर्पण है, तो इस पर आपको ब्रीफली लिखना होगा, है ना। 2 नंबर में आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको कितना 30 शब्द लिखने हैं, मतलब 3 से 4 लाइन लिख देनी है। इसी को विस्तार करके लिखना है कि क्या होता है साहित्य में, साहित्य का समाज में क्या स्थान है, कैसे बनता है ये, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो इसके कुछ टॉपिक दिए हैं जैसे मैंने भाव पल्लवन के, जैसे साहित्य समाज का दर्पण है, दूर के ढोल सुहावने हैं, बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, ईश्वर किसी विशेष धर्म या जाति का नहीं होता। तो इस प्रकार से पढ़ लेने हैं। संक्षेपण किसे कहते हैं, जब किसी विषय वस्तु को जो विस्तार वाली लिखी होती है ना, जैसे इतना लिखा है अब इसको हमने इतना शॉर्ट कर दिया, तो ये क्या हो गया, इसका संक्षेपण हो गया। किसी विस्तारवादी चीज़ का आप शॉर्ट कर देना तो वो संक्षेपण बन जाता है, तो ये संक्षेपण बता देंगे। फिर अनुच्छेद लेखन के भी चांसेस आने की, क्योंकि सिलेबस में दिया हुआ है। तो अनुच्छेद लेखन और निबंध में क्या अंतर होता है, देखो निबंध में तो आपको कुछ इस प्रकार से जैसे हेडिंग बनानी होती है, फिर उनको एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। लेकिन अनुच्छेद लेखन में ऐसा कुछ नहीं हेडिंग बनानी होती है, अनुच्छेद लेखन में सीधा पैराग्राफ लिखना होता है। क्या लिखना होता है, पैराग्राफ लिखना होता है। तो ये अनुच्छेद लेखन है। तो ये अनुच्छेद लेखन कर लेना, ग्लोबल वार्मिंग, समय का महत्व, भारतीय समाज एवं संस्कृति, नारी शिक्षा, तो ये अनुच्छेद लेखन कर लेना इन बार। फिर काव्य बोध है, महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर, इस साल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महाकाव्य और खंड का पूरा अच्छे से पढ़ लेना कि ये क्या होते हैं, इनके अंतर भी देख लेना, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस साल के लिए, महाकाव्य और खंडकाव्य। फिर रस, छंद, अलंकार, रस को देखो, रस की परिभाषा अच्छे से कर लेना, उसके भेद पढ़ लेना है पूरे, ठीक है। सभी रसों के प्रकार और उनके एक एक उदाहरण याद कर लेना है, कोई भी ऐसा खास नहीं छोड़ना कि एक ही को कर लो, पूरा कर लेना है। अलंकार में आपको पूरे अलंकार नहीं पढ़ने, संदेह, भ्रांतिमान और सांगरूपक, ये 3 अलंकार पढ़ लेने और अलंकार की परिभाषा वगैरह, बस। इसी प्रकार छंद भी किसे कहते हैं ये पढ़ लेना है, और छंद में सोरठा, कवित्व और सवैया पढ़ लेना है। सिलेबस में जितना है उतना ही पढ़ना है। शब्द शक्ति किसे कहते हैं, शब्द गुण किसे कहते हैं, उनके प्रकार, ये भी पढ़ लेना है। ग्रामर है, देखो इसमें तो पढ़ना ही है, ठीक है, नुकसान नहीं करेगा, अच्छा ही है। फिर पद्य साहित्य और गद्य साहित्य अंत में। देखिए पद्य साहित्य में मैंने आपको यहाँ भक्तिकाल, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविताएं ये बताएं, इनको अच्छे से कर लेना। इनकी विशेषताएं, 2-2 विशेषताएं, और इनके 2-2 कवि और उनकी रचनाएं, बस, ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। और एक छोटे छोटे 2 क्वेश्चन है, जैसे भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं, रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया है, इस प्रकार से पढ़ लेना है, क्योंकि एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर में, छोटा सा ही क्वेश्चन आएगा, इन्हीं में से किसी की विशेषता पूछ लेगा आपसे। फिर और अगर आप क्लास ले लेंगे ना एक बार इस साहित्य की, पद्य साहित्य की, तो आपको रटना भी नहीं पड़ेगा, है ना। गद्य साहित्य, गद्य साहित्य में पहला क्वेश्चन है निबंध किसे कहते हैं, ये अच्छे से पढ़ लेना, और किसी एक विशेषज्ञ के अनुसार निबंध की परिभाषा अच्छे से कर लेना, है ना, जैसे बाबू गुलाब राय के अनुसार कर लेना। नाटक एकांकी में अंतर, कहानी उपन्यास में अंतर, जीवनी आत्मकथा में अंतर, संस्मरण रेखा चित्र में अंतर, और भारतेंदु युग की निबंध की विशेषताएं, बस इतना पढ़ लेना है, काफ़ी है हिंदी के लिए, है ना। हिंदी का पेपर आपका इतने में से अच्छा बन जाएगा। और इसी प्रकार से जैसे मैंने आपको बताया है, इसी प्रकार रणनीति रखना। एक बार फिर बता देता हूँ, रणनीति का पैटर्न क्या होगा। सबसे पहले कवि परिचय, फिर लेखक परिचय याद करो, ठीक है, सेकंड स्ट्रेटेजी में ये रखना। फिर तीसरे नंबर पर पत्र कर लेना, चौथे पर निबंध कर लेना, फिर क्वेश्चन आंसर कर लेना। इस प्रकार से अगर रखोगे तो बहुत जल्दी इजी हो जाएगा। बच्चे पहली बार ही क्या करते हैं, आते क्वेश्चन आंसर याद करना शुरू कर देते हैं, बेटा वो बिल्कुल गलती नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपके कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, है ना। और डिस्क्रिप्शन में इसका PDF भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा, और
कोशिश करें इसे अच्छे से डील करने का। और आगे अगर आपको किसी विषय का इम्पोर्टेंट चाहिए क्वेश्चंस तो कमेंट ज़रूर करें, और आगे वो भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। क्लासेस चाहिए या क्या चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।